हाँ। हाय फ्रेंड्स। अरुण यादव सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और सी टेट की परीक्षा की दृष्टि से आज मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए अपने मैथ की प्रैक्टिस सेट करें। और चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन है? 2/7 से 7 कितना ज्यादा है? तो ये देखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न का मतलब होता है कि उस प्रश्न में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मतलब लिमिट नहीं होनी चाहिए कि दो गो चार ठो सीमा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो निश्चित हो जाएगा। ठीक है, 25, 71, 19, 9, 8, 17 और 85 संख्या आरोही क्रम में है, लिखिए। और कौन सा बड़ा है इसमें से? 1/3 या 7/5 से? और 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए। तो इनमें से आपको बताना है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए, मुक्त अंत वाले प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं अब। तो ये इसमें से घटाएंगे तो इसका मतलब कि इसका आंसर कुछ न कुछ हो जाता है। और इसका आरोही क्रम में लिख देंगे तो वो यही संख्याएं रहेंगी, फिक्स बढ़ेगी तो है नहीं। कोई संख्याओं की सीमा अनिश्चित तो जाएगी नहीं, निश्चित ही संख्याएं हैं। तो इसलिए यह भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। कौन बड़ा है? दोनों में से ही एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब यह भी हमारा विकल्प नहीं है। तो हमारा विकल्प क्या होगा? डी। 2.7 से बड़ी कोई भी चार संख्याएं लिखिए। कोई भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, वो एक से लेके मतलब इनसे बड़ी अनंत तक संख्याएं हम लिख सकते हैं कि कोई भी संख्याएं चार ठो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। कक्षा दो की हाँ, कक्षा दो के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों को परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। कक्षा दो का शिक्षार्थी है, उसको सरल आकृतियों के माध्यम से हम ये उसके किनारों को और लंबाई को मतलब सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा उपकरण क्या है? श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट का तल है, या जियो बोर्ड है, या 3D सॉलिड के नोट्स हैं, या क्यूब्स हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? तो चलिए देख रहे हैं। कोई भी बच्चा कक्षा दो का है, एक का है, मतलब तीन तक जो है, उनको हम आकृतियों को और लंबे और किनारों को परिचित कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड से ही हम क्या करेंगे? उसको परिचय कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक सवाल है कि यहाँ चार खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी और 150 सेमी, 235 सेमी। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल पूछा गया है। यह सवाल किसके लिए पूछा गया है, क्या करने के लिए पूछा गया है? तो इस सवाल में देखेंगे विकल्प में कि HCF और LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए यह सवाल पूछा गया है। गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यह सवाल पूछा गया है, या HCF ज्ञात करने के कौशल जांच करने के लिए यह सवाल पूछा गया है, या तो सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए, यह ये हमें पता है कि नहीं, हम इससे HCF से ही फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो। लेकिन यहाँ पे HCF और LCM दोनों दे दिया है, तो यहाँ पे ये विकल्प नहीं होना चाहिए। ये गुणक और गुणज दोनों दे दिया है, तो ये विकल्प कट गया और ये भी विकल्प कट गया। HCF ज्ञात करने का कौशल की जांच करना है तो हम केवल नंबर को देकर भी कौशल की जांच कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन देने की नहीं है। ये कुछ हद तक सही है। सीखी गई संकल्पनाओं, जिसे हमने HCF और LCM सिखा दिया है बच्चों को, तो उनकी समाधान को कौशल को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। लिखा गया है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। ठीक है, तो उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है। मतलब ब्लूम के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन में किस दक्षता का प्रयोग जानने के लिए बच्चे को यह प्रश्न किया गया है। संश्लेषण के लिए, ज्ञान के लिए, बोधन के लिए या विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विश्लेषण के लिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो हो गया है कि नहीं कितना दूध है, कितना पानी कितने दिन में बेच रहा है, तो उसका विश्लेषण करेगा वह, जिससे एक दिन में पता चल जाएगा कितना वह दूध बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है। देखिए, त्रिभुज को पहचान ले रहा है, उसकी श्रेणी को भी जान ले रहा है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसे अमूर्त प्रमाण समझने में कठिनाई होती है, इसे को जान नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब किस चरण पर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, या संवेदी गतिक अवस्था में है। किस अवस्था में है वो राशिद? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है वो। ठीक है, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। औपचारिक नहीं, वो जान गया है, वो पूर्व संक्रिया में वो जान गया है। और संवेदी मतलब अब ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान हो चुका है, लेकिन वह प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीय की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। देखिए, ये कोटेशन दिया गया है, ये कोटेशन, गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीकरण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। विकल्प है आपका, पूर्वधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतित और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए किया जाता है। या वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए संक्रियाओं को प्रभावित निष्पादन की करता है। या स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने के लिए करता है। या शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने के लिए करता है। तो कोई भी समस्याओं को यहाँ पे केवल उनका विकास के बारे में बताया गया है, यह नहीं कि किसी एक टॉपिक के बारे में बताया गया है। ज्यामिति ये नहीं कि किसी एक टॉपिक के बारे में बताया गया है, वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष अनुशीलन करने, अमूर्त का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है। विशेषताएं होंगी, विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय किया जा सकता है, दिया जा सकता हो। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। उनमें मोटी व भारी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी क्लास की पाठ्य पुस्तक जब बनती है तो उसकी विशेषता ये नहीं होनी चाहिए कि वो मोटी और भारी होनी चाहिए। ठीक है,
केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए तो बच्चा क्या करेगा। ठीक। अगला चलें, स्थितियों के माध्यम से, सही बात है, स्थितियों के माध्यम से चलना ही चाहिए, क्योंकि यदि बालक कक्षा 2 में अभी केवल जोड़ की संक्रियाएं करने लायक है और उसको बड़े बड़े फैक्टर देंगे तो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, ऐसी बुक करनी चाहिए। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, उनमें क्वेश्चन भी उसे करने के लिए अभ्यास दिए गए हों, तो ये दोनों हमारे विकल्प सही हैं। ये दोनों कहाँ हैं, अ और ब, विकल्प बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अगला। 5, 10, 35 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर है। देखिए 5, 10, 35 के सर्वगुणज कह रहा है और सर्वगुणनखंड कह रहा है, तो सर्वगुणज हो जाएगा, इनका मौसा निकालेंगे, सर्वगुणज हो जाएगा 10, 5, 10, 35 का हो जाएगा 5, 10, 35 का सर्वगुणज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 निकाल लेंगे। सर्वगुणनखंड निकालना है तो 5, 10, 35 का सर्वगुणनखंड हो जाएगा, 5 से 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे 7 से काटेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 70। कितना हो गया, सर्वगुण 70। इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर हो जाएगा 70 माइनस 5 जो बराबर 65। इसका मतलब इसका 65 आंसर हो जाएगा, 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, तो 105 के गुणनखंड हम निकाल लेंगे, जैसे 108 है, 7 है, 6 है या 4 है, कौन सा है। ठीक है, कौन सा इसके सारे गुणनखंड, इसके गुणनखंडों की संख्या है, तो 105 का गुणनखंड फाइंड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 3 से, 3 3 के 9, 3 5 से 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से कटेगा 1 हो जाएगा, 1 2 3 कितने हैं, 3। इसके गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समय अब 2:17 PM हो रहा है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा। ठीक है, आपको समय दे रहे हैं, इसको हल करिए। देखिए इसको 11 घंटा है और 59 है, जोड़ लेंगे, ये PM है, तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 6, 1 7, 11 2 13, एक आ जाएगा 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, 14 16, तो इसका मतलब कि 2:16 AM। PM के बाद किस में जाते हैं, AM में। इसमें से 12 घटा लेंगे, 12 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2:16 पे AM में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। समकोण हम जानते हैं, समकोण कितने के होते हैं, समकोण होते हैं 90 के, तो 3.5 गो समकोण हैं, कै ठो हैं, 3.5 गो। 3.5 का मतलब कि 1 ठो, 2 ठो, ये 3 ठो, और एक इसका आधा, इसका मतलब कि 45, तो जोड़ेंगे 5, 9 3 27, 4 31, 315। 315 ऐसे जोड़ सकते हैं, या तो हमको पता है कि 90 है, तो 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 45, 9 3 27, 270 और प्लस 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 315 हो जाएगा, ऐसे भी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 इकाई, 11 दहाई, 11 सैकड़ा बराबर है। ठीक है, 11 इकाई, 11 दहाई, 11 सैकड़ा। 11 इकाई का मतलब 11, 11 दहाई का मतलब 11 हो गया, दहाई का मतलब 10।
11, दहाई का मतलब कितना हो जाएगा 10, फिर 11 सैकड़ा, सैकड़ा में 100 दो जीरो होता है, जोड़ लेंगे 1 2 2 1। हाँ ये वाला सही, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 509, तो 509 और 3028 का योग है 387, 3537, 3087 या 837। इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। 5009 नहीं 509, 509 लिख लिए, 3028, 3028 लिख लिए, 9817, 353। कौन सा विकल्प है? विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। ये मान लीजिए कि एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और एक आयत है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये कह रहा है कि वर्ग वर्ग की परिमाप कितनी है 24 सेमी, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 24 में भाग दे देंगे किससे, 4 से, तो कितनी हो जाएगी 6 आ गई, 6 सेमी। कह रहा है कि यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए 24 32 64 16 क्या सही है, अब लगाइए। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यदि वर्ग की परिमाप बराबर है, वर्ग और आयत दोनों की परिमाप बराबर है, तो आयत की परिमाप होती है क्या, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और इसकी होती है 24 दिया है, 24 दिया है, परिमाप दोनों के बराबर हो गई, तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 12। लंबाई धन चौड़ाई, तो इसका मतलब कि लंबाई हमें दिया है 8, 8 धन बी, तो इसको लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 8 4 12 4। इसका मतलब चौड़ाई 4 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई। इसका पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4, 8 चौका 32, ये आंसर हो गया इसका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक घन के 6 फलक होते हैं, तो सही बात, एक घन के 6 फलक होते हैं, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेमी होता है, और 0.1 और 0.1 समान है, और 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन गलत है। ठीक है, तो देखिए चले सॉल्व कर रहे हैं। एक घन की 6 फलक होती है, घन में कितनी फलक होती हैं 6, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दाएं 2 बाएं, ये घन है, इसकी 6 फलक होती हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं इस साइड उस, 6 फलकें होती हैं घन की। सही बात है, ये सही है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को हम बताए थे आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं। तो ये मान लीजिए कि मीटर है, ठीक है, इसकी इधर लिखते हैं मिली सेंटी, मिली सेंटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.1 लिखा है, पॉइंट के बाद तुरंत 1 है, 0 हो गया, इसका मतलब ये भी दोनों बराबर ही हैं। तो कौन सा अलग है, ये वाला 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 56.7 किलो में 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5600, 301 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना होगा, और ये दिया है 5670 ग्राम, तो इसका मतलब हमारा विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से
एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, 3.5 घंटे के बाद पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3.5 घंटे के पश्चात उन नावों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 110.5 किमी, 11 किमी, 10 किमी या 11.5 किमी, कौन सा होगा? चलिए हल कर रहे हैं। तो इसकी चाल कितनी है? पहले वाले की 20 किमी प्रति घंटा, तो 3.5 घंटे में कितना चलेगी? 3.5 घंटे का मतलब कितना हुआ? 3.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 7/2, इतना घंटा हुआ। तो पहली कितनी है? 20 किमी जा रही है, तो काटेंगे क्या हो जाएगा? 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 7/2 घंटे में कितनी जाएगी? तो 10 हो जाएगा। इस गई 70 किलोमीटर। कितनी गई? 70 किमी गई। 70 किमी गई। दूसरी कितनी गई? 23 किमी प्रति घंटा की चाल है, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 7/2। तो 7 × 3 = 21, 7 दूनी के 14 और 2 16, 2 से काटेंगे 2/8 16, 2×5 = 10, 2×5 = 10। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा, इसी में से उसको घटा लीजिए, 5 हो जाएगा, फिर है 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 10.5 किमी जाएगी। एक आगे चली गई है और एक पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा? ठीक है, तो 900 देख रहे हैं, 9,707 भाग यदि देंगे आप तो ऐसे भाग देंगे 9 से, 9 × 9 10 बार लेके चले जाइए, कट गया, 7 बढ़ा लेंगे, फिर 0 ले जाएंगे, फिर 0 लेंगे। ठीक है, फिर कितना आएगा? 9×7 = 63, फिर 7 आएगा, फिर 9×7 = 63, 9×8 = 72, 5 आ गया शेष 5 आ गया। ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका ऐसे है, यदि विभाजिता पढ़े, विभाजिता 9 की पता है आपको, तो 90707 है, 9 की विभाजिता आपको पता है, तो 9 की विभाजिता यही कहती है कि जोड़ देंगे और उसको 9 से विभाजित करेंगे, जितना यदि कट जा रहा है तो 9 से कट जाएगा। तो 9 7 16 7 23, 9 7 16 7 23, 23 हो रहा है, 23 9 दूनी 18, कितना बच रहा है? 5, 5 बच रहा है। इस तरह से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपया प्रति किलो के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर 80 रुपया प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो पहले पता कर लेंगे कि वह मछली कितनी रह जाती है। तो 1500 किलो मछली है, 1/3 रह जाती है, इसका मतलब कितना रह जाती है? 500 केजी। 500 केजी मछली रह गई उसके पास। और पहले में कितने में खरीदी थी टोटल? तो 1500 गुणे 25, ये डबल 0 हो गया, 25 5 125, 25 से कलम 25 और 12 37, इतना में खरीदी थी, इतना रुपया में। बेची कितना में? 500 केजी है, 80 रुपया प्रति किलो की दर से बेची, तो ये कितना बेची? 40,000 में। कितने बेची? 40,000 में। उसको फायदा कितना हुआ? 40,000 माइनस 37,500, इसका मतलब उसको कितना फायदा हुआ? 2500, 205। ठीक है, 3500 फायदा हुआ।
2500 फायदा हुआ, उसको 2500 फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रतिरूप को देखिए, मैंने ये जो प्रतिरूप बना है इनको देखिए। 9 में से एक घटाया और भाग का निशान लगा के एक बना दिया। 9 में से 98 एक बढ़ाया, 2 घटा दिया, 8 12 लिख दिया है। 98 7 3 घटाया और भाग का 8 कर दिया, 123 लिख दिया है। और 1986 9876 लिखा, 4 घटाया 8, फिर ये इतना बढ़ा दिया। और इसी प्रतिरूप के अनुसार आगे ये इसका आंसर क्या आएगा, आपका विकल्प है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 5। विकल्प कौन सा होगा आपका सही? चलिए देखिए इसको कैसे, इसके पहले मूड को कैसे समझे कि कौन सा क्वेश्चन है या कैसा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिख रहा है तो 1 लिखा, 2 लिख रहा है तो 1 के बाद 2 बढ़ा दिया, 3 लिखा है इधर 1 बढ़ाते जा रहा है, 3 इधर 1 बढ़ाते जा रहा है, 3 बढ़ा दिया। 4 लिखा है, 4 बढ़ा दिया, इसका मतलब 5 लिखेगा तो 5 भी बढ़ाएगा। 6 लिखा है तो 6 बढ़ा देगा, इसका मतलब विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी है? 100 ठो, 75 है, 80 है, 90 है। कितने कार्टून लगेंगे 450 लीटर को भरने में? तो 750 मिली जूस भरा जाता है कितने में? 6 बोतलों में। नहीं, एक बोतल में 450 भरा जाता है, 6 बोतल एक कार्टून में भरे जाते हैं। टोटल कितना भरना है? 450 लीटर भरना है। इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो गुणे 1000। कितना है भरना? 750। कितनी बोतल भरी जाएंगी? ये पूरी बोतल आ जाएगी, टोटल बोतल आ जाएगी। कट गया कैसे? 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 दूनी के 10, 200, ये 600। 600 बोतल भरी जाएंगी। तो 6 बोतल को भरने के लिए एक कार्टून की जरूरत है, तो टोटल कार्टून कितने आएंगे? 600 बटे 6 आ जाएंगे आपके 100 कार्टून। 100 विकल्प में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है। 4 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सही है, दोनों की राशि सेम है। तो इसकी आयतन निकाल लेंगे, इस बक्से का आयतन निकाल लेंगे। तो छोटे बक्से का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर होता है किसी घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूनी के 24, 24 घन सेमी हो जाएगा। 24 घन सेमी इसके एक की और क्या हो गई, माप हो गई। तो इतने घन सेंटीमीटर घनों को पैक करना है तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो बक्से की आवश्यकता तो कैसे निकालेंगे? तो 8664 बटे 24 काटेंगे, काटेंगे 4 से कटेगा, 4 से कटेंगे, 4 छका 24, 4 से भी कटेगा, 4 दूनी की 8, 4 एक नम 4, 4 छका 24, 4 छका 24, 6 से काटिए 6, 6 18, 6 के 36, 6 का नाम 6, 361। 361 बक्सों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किस ओर संकेत करता है?
एक सब पूछा गया एक सवाल कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। ये कक्षा 4 के विद्यार्थियों से पूछा गया। तो यह सोचा गया, देखिए क्या सोचा गया इसके लिए, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इनमें केवल प्रक्रमकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो यह क्वेश्चन जो है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसके समतुल्य भिन्न लिखना है। समतुल्य भिन्न लिखना है तो ये रटने वाला निगेटिव पॉइंट है, इसको काट दीजिए पहले। उच्च स्तरीय हम देख रहे हैं कि जब लड़का 4 में पढ़ रहा है तो इसको उच्च स्तरीय मांग तो नहीं की जा रही है। उच्च स्तरीय गया, खत्म हो गया। तो हमारा विकल्प क्या बचा, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इनमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बस यही कर देगा तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, उसके समतुल्य भिन्न लिख देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.5, 50 और 0.5 में बड़ा है से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, जैसे कुछ लड़के ये कहेंगे कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इस त्रुटि का संभावित क्या कारण हो सकता है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित है, या संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है उनके अंतर्गत, या कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है, या संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं के निरूपण के मूर्त अभावों का अभाव है, या शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही बरतना इसका कारण है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, पहली बात कि हम कभी भी सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो कभी भी बच्चे की गलती नहीं देंगे, तो शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमारा नहीं होगा। संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं को निरूपित का मूर्त अनुभवों का अभाव है, संख्या रेखा पर इसको भी रहने दीजिए। कक्षा में अभ्यास का अभाव है, अभ्यास का अभाव नहीं है। और रेखा का दशमलव को ये निरूपित करना ये भी नहीं है। वह क्रमिक दशमलव संकल्पना का शून्य सार्थक संबंधी भ्रांतियां उसके अंतर्गत है, इसलिए वह 0.50 लिख करके और 0.5 को इन दोनों में मानता है कि यह बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणित जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि क्या है। ठीक है, जैसे एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग से संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, या अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। इनका क्या है, यह गतिविधि क्या निर्देशित करती है, तो देख रहे हैं यहाँ पे गणितीय समझ शिक्षार्थियों की सहायता करना, तो ये क्या कर रहे हैं, अनुप्रयोग विषय के साथ पत्रिका तैयार करवा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, वार्तालाप करके, पत्रिका की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों में गणित संकल्पनाओं को की परीक्षा करना, परीक्षा टेस्ट के द्वारा हो सकता है, और मतलब वैसे भी कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। गणितीय संकल्पनाओं और उनके प्रयोगों के संबंध बैठाने और ज्ञान विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना, ये विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेन हीले की ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। वेन हीले का ज्यामिति विचार के स्तर 5 है। चक्षुषीकरण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक निगमन है, औपचारिक निगमन है और दृढ़ता है। वह कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। वह बहुभुजों की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हीले की ज्यामिति विचार से कि किस स्तर पर है इन चारों में से, औपचारिक निगमन के, चक्षुषीकरण के, विश्लेषण के या अनौपचारिक निगमन के। ठीक है, तो यह बच्चा इसमें जब इनको छांटना है एक तरफ, कौन 4 भुजा वाली हैं, कौन 5 भुजा वाली हैं और कौन 3 भुजा वाली हैं, तो यह छांटने की प्रक्रिया चक्षुषीकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका विकल्प बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। मतलब इनका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे कौन सी हैं। वे कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल है, कमजोर उसका शाब्दिक और चाक्षुष श्रव्य और कार्य स्मृति है, कमजोर चक्षु प्रक्रमण योग्यता जैसे चक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चक्षुष समन्वयन है, या कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता है जैसे अभीष्ट व्यक्ति शब्द भंडार और श्रव्य उपकरण। ठीक है, तो ये भी वेन हीले के अनुसार ही है। तो इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे किसमें, कांटों में, विभिन्न सिक्कों में, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों में भी ये विभेद नहीं कर पा रहा है, तो यह समस्या उसको चक्षुषीकरण के अंतर्गत आएगी। तो चक्षुषीकरण यहाँ पे ये कमजोर क्षमता, भाषा बोलने में तो नहीं होगा। ठीक है, शाब्दिक ये भी नहीं है, चक्षुष है लेकिन शाब्दिक कर दिया, ये भी नहीं है, ये कमजोर गणितीय कौशल में भी नहीं है। तो इसका मतलब किस में है, कमजोर चक्षुष प्रकरण योग्यता में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित है। शिक्षा द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन पर, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन पर है, या परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर है, या नियमित गृह कार्य जमा करने पर है, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता है। ठीक है, तो इसका विकल्प चलिए देख रहे हैं कौन सा सही है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन पर क्या है, रूपरेखा 2000 ये नहीं है। परिभाषाओं को, सूत्र को याद करना निगेटिव पॉइंट है सीटेट का, ये भी नहीं है। गृह कार्य जमा करना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 किलो और 600 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम, घटाएंगे कितना आएगा, 051। 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि, मतलब आकार उसको बताना है कि उसका आकार कैसा होता है, कैसे कैसे आकार होते हैं, यह पढ़ाना है और क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाना चाह रहा है। आकार की किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है विकल्प, उसे समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, इसलिए वह भ्रमण पे लेके जाना चाह रहा है। तीसरा देखिए,
यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषणात्मक संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। अगला विकल्प है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। तो इसका विकल्प बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, तो यह नहीं कि गणित शिक्षक को हमेशा उसको क्या करना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण ही कराना चाहिए, ये तो होगा नहीं। गणित की रोजाना कक्षा के लिए रोजाना यदि भ्रमण कराने लेके जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, उससे उसने समय रहते ही अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, यह नहीं बात है। उसे आकार आकार किसी भी वस्तु कला, क्योंकि कहीं भ्रमण कराने लेके जाएंगे उसको तो क्या मिलेगी, ऐतिहासिक बिल्डिंगें मिलेंगी, उसका आकार अलग अलग से बना होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आकार को और प्रकार के देखेंगे तो उनको क्या होगा, आकार को पढ़ाने के लिए भ्रमण आकार को पढ़ाने में उसको सहायता मिलेगी, इसके लिए विकल्प ए सही है। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान और अंकीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300 और अंकीय मान 3 होता है, तो घटेगा कितना हो जाएगा 297। ठीक है, विकल्प भी सही है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके रहे आज के, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।